तो इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन कि 5 ईयर प्लान क्या होता है, इसके अचीवमेंट्स क्या थे और इसके फेलियर्स क्या थे. So now we'll be studying ki what were the factors responsible due to which the plans were not implemented successfully. So everybody is supposed to put the heading points 1 to 10 सब लोग लिख लें बच्चों. Then मैं एक एक करके सारे points को explain करता हूँ. So please in your copies put these points children. Factors inhibiting successful implementation. इनहिबिटिंग का मतलब जो सक्सेसफुली इनको इंप्लीमेंट नहीं करा पाए. अनरियलिस्टिक प्लान, ओवर एम्बिशियस, फॉल्टी, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, नेता चोर थे, financial constraints were there, national constraints were there, and population growth was also very rapid. Copy all of them one by one, then I happen to explain them. So let's start with the explanation part children. The first and foremost point is कहाँ भाग गया, ज्यादा ऊपर चला गया. चलिए, अनरियलिस्टिक प्लान तो बनाया था, बट अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री चिल्ड्रन, उसके हिसाब से आर प्लान प्रूव टू बी अनरियलिस्टिक. ये जो हमारे प्लानर्स थे वो ऑब्जेक्टिव्स को रैंक ही नहीं कर पाए कि किसको पहले अचीव करना और किसको बाद में. मेनी अ टाइम्स द पॉलिसीज वर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर और अनरियलिस्टिक अजम्पशन. फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इनको रेज करने थे, दे रेज्ड इट थ्रू taxation and public borrowing. Rather, it should be raised from the earnings of public enterprises. तो जो भी प्लान में खर्चा होना था, गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज करके या बोरो करके उस खर्चे को पूरा करेंगे. भाई टैक्स इंपोज करेंगे तो पब्लिक टैक्स की चोरी करेगी, क्योंकि इस समय वो था जब लोगों के पास ज्यादा अर्निंग्स थी नहीं और इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था. और अगर आप बोरो करेंगे तो भाई बोरोइंग कैरीज एन इंटरेस्ट फैक्टर, तो आप इंटरेस्ट को पे करने के लिए कहां से फंड्स लाएंगे. सो दीज वर द टू प्रॉब्लम्स. यही था अनरियलिस्टिक अजम्पशन कि जो खर्चा करेंगे वो टैक्स और पब्लिक बोरिंग से खर्चा करेंगे, वेयरएज खर्चा किसे करना चाहिए था, अर्निंग से. व्हाट इट. तो इसको अपनी बुक में, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. The unrealistic assumption with regard to raising of financial resources from taxation and public borrowing instead of earnings. Instead of earnings. Yes. Over ambitious plan. पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं और सोच लिया कि 95% आएगा. आएगा 9.5 आएगा. सो ओवर एम्बिशन इसी को बोलते हैं. लिमिटेड सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान. जो हमारे प्लानर्स थे उन्होंने हैसियत से ज्यादा सोच लिया. जितने हमारे पास लॉजिस्टिक्स थे, रिसोर्सेस थे, जितना हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट था, हमने उनसे कहीं ज्यादा सोच के लोगों के सामने हवा हवाई छोड़ दी, बट रियलिटी में हम उस प्लान को अचीव कर ही नहीं पाए. फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन. कैसे हुआ सर फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन? चलना, आपने एक मूवी देखी है बोमान ईरानी की, वेल्डन अब्बा करके, लगभग ये 2015 में शायद रिलीज हुई थी, आई रिमेम्बर. इसमें पता है क्या था, बोमान ईरानी यूज्ड टू वर्क इन मुंबई एज अ ड्राइवर अंडर सम इंडस्ट्रियलिस्ट. तो वो नौकरी से छुट्टी लेके बिना बताए चला जाता है और वापस आता है तो उसका एम्प्लॉयर उससे पूछता, भाई तुम कहाँ भाग गए, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा. तो उसने अपनी कहानी सुनानी स्टार्ट की और ये मूवी फ्लैशबैक में चलती है. और ये मूवी ये थी कि गांव में पानी का बड़ा प्रॉब्लम था और गवर्नमेंट कुआं खोदने के लिए लोन देती थी. 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए टोटल लोन मिलता था 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 25-25 हजार के 4 इंस्टॉलमेंट. अब आपको तो पता ही है, जब गवर्नमेंट ऑफिस में इस तरह का इंस्टॉलमेंट मिलता है तो लोग घूस खाते हैं. तो 25,000 रुपए का जब पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ, कुछ पैसा उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ले लिया जिसने लोन सैंक्शन किया, कुछ उसके क्लर्क ने ले लिया, कुछ बैंक के मैनेजर ने ले लिया, बचा इसके पास कुल 5,000 रुपए. अब कहां से गड्ढा खोदा जाए. तो बैंक के मैनेजर ने कहा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम्हें एक फोटोग्राफर के पास लेके चलते हैं, वो एडिटेड फोटो जो एक कुएं की है वो बना के दिखा देगा और ये दिखा देगा खुदाई का काम चल रहा है. तो इसी तरह से लास्ट तक पूरा 1 लाख जब आता है तो उसकी जेब में तो 15-20 हजार रुपए आते हैं, बाकी सब घूस बढ़ जाती है. इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. और उसकी बेटी के दिमाग में एक चतुराई सूझती है, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाती है कि कुआं चोरी हो गया. पुलिस वाले कहते हैं व्हाट न्यूसेंस यू आर टॉकिंग, कुआं कैसे चोरी हो जाएगा. तो दिखाया फोटो कि भाई कुआं तो था. पुलिस वाला भी कह रहा हाँ पेड़ यही था, लोकेलिटी यही थी, कुआं कहाँ गया. तो अल्टीमेटली उससे पूछा गया कि तुमने पैसे वैसे लिए कहाँ गए, कह रहे मैंने इनको पैसे दिए, इनको पैसे दिए. तो राज खुला. तो एक्चुअली कुआं चोरी नहीं हुआ था, कुएं का कभी सो कॉल्ड डिगिंग हुआ ही नहीं.
गॉट इट? तो दैट वाज द मूवी। तो ये था फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। और राजीव गांधी जी बोला करते थे कि अगर 1 रुपए गवर्नमेंट सिस्टम से गरीब के पास जाता है तो उसको मिलता है सिर्फ 10 पैसा, बाकी 90 पैसा बीच में सूख जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। सो जितने भी प्रोजेक्ट्स और प्लान्स थे दे वर नॉट वर्कड आउट इन डिटेल, सिर्फ चाय कॉफी पीकर कागज के ऊपर लिख दिया गया पॉवर्टी इरेडिकेशन। 2-4 बड़े बड़े बैंकर बैंकर जवाहर रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना वगैरह वगैरह सब कुछ लिख दिया गया, बट उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये सब हुआ ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको स्कूल में मॉनिटर का बैच तो मिल गया, बट आपको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई कि भाई आपको एज अ मॉनिटर क्लास में कैसे बिहेव करना है। तो क्या आपके सो कॉल्ड डिसिप्लिनियन होने का कोई फायदा है? नो। तो इम्प्लीमेंटेशन वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्लान बनाया, लिखा सब कुछ प्लान के अंदर, बट कभी उसकी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, जिसको बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कभी हमने फ्रेम किया ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? किसी भी काम को करने का तरीका। लाइक आप इंडिया में किसी भी मैकडोनल्ड्स में चले जाइए, द वे ऑफ वर्किंग इज सेम, बट किसी मोहल्ले की हलवाई की दुकान पे चले जाइए, क्या वो अपनी ब्रांचेस मैकडोनल्ड की तरह एक्सपैंड कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज उसके पास एसओपी नहीं थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था कि काम करना कैसे है। अगर उसने 2 जगह ब्रांचेस खोली भी तो स्टाफ को ठीक से ट्रेन ही नहीं किया, इसलिए उसकी ब्रांचेस शट डाउन हो गई। तो हर बिजनेस के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एसओपी का होना बहुत जरूरी है। वाई इट इज सो? हमारे इंडिया के स्कूल्स में कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल में, और कुछ एकदम टाइम पास करते हैं, बिकॉज उनकी गलती नहीं है, दे आर एजुकेटेड, दे हैव द लाइसेंस टू टीच, दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड इन देयर बीएड प्रोग्राम, बट देन टू कुछ बहुत अच्छे निकल जाते हैं, कुछ एकदम बेकार, क्योंकि हम नहीं फॉलो करते एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैकडोनल्ड्स में आप जाइए, एक्स प्लेस में मैकडोनल्ड में काफी लर्नड एम्प्लॉई है, वाई प्लेस में थोड़ा अनपढ़ टाइप का था, बट दोनों को कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करनी है इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग सबको दी गई है। समझ में आ गया? तो इनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि 12th पास है वो भी बिजनेस कर ले जाता है, ग्रेजुएट है वो भी कर लेता है, 10th पास है वो भी कर लेता है, बिकॉज दे गुड, वेरी गुड ट्रेनिंग एज सच। और ट्रेनिंग is the way of working in the office basically, which is given to the employee, and that is listed in writing, and it is known as standard operating procedure. franchise system of business का मतलब जानते होंगे? तो जब भी आप किसी का फ्रेंचाइज लेते हैं वो आपको तरीका बताता है काम होगा कैसे, उसी तरीके को बोलते हैं एसओपी। तो हमारी गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम यही आ गया कि उन्होंने एसओपी ही नहीं बनाए, अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है इसकी कोई बात ही नहीं की। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? चलिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्टेट और सेंटर का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, दोनों अपनी अपनी बात चलाते थे, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो किसी दूसरी पार्टी की होती थी, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो दूसरी पार्टी की होती थी, और इनके बीच में हमेशा पुलिस और वकील, सास और बहू वाला रिश्ता रहता था। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, एफिशिएंट मैकेनिज्म है ही नहीं, विजिलेंस वीक सेलिब्रेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई आपको घूस मांगे इस नंबर पे फोन कर दो, बट आप भी तो गलत है तभी तो आप घूस दे रहे हैं। तो इंडिया में ये सब भी बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में आ गया हाउ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मेड आवर प्लान्स फेल्ड? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बोल तो दिया कि भाई ग्रोथ रेट 6.5% पे एस्टिमेट किया गया, बट क्या आपके पास पावर, कोल, ट्रांसपोर्टेशन था उतना? बिल्कुल नहीं था, हर चीज की शॉर्टेज थी। गॉट इट क्लियर? सो एडवर्सली इफेक्ट किए गए हमारे वर्किंग कंडीशंस, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं जा पा रहा है, कोयला नहीं जा पा रहा, उनका सो कॉल्ड जो हीटिंग प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है, कहां से 6.5% का ग्रोथ अचीव होगा? स्कूल ने सिलेबस तो ढेर सारा बता दिया, बट पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। क्या बच्चे मेजोरिटी में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? नो। जो खुद पढ़ लिख गए, अडानी अंबानी, वो बढ़िया कर गए, बाकी एवरेज इंडियन फेल होता रहा। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, गवर्नर साहब की चिट्ठी लेके आओ तो तुम्हारा काम होगा। गवर्नर साहब की चिट्ठी पता है ना आपको? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज। सो बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोसीजरल एंड ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स, इंडिया में बच्चों अगर किसी को स्कूल खोलना हो ना तो इतना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जैसे बम बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहे हो। उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर बोलेंगे इतना ब्राइब दे दो, उतना ब्राइब दे दो, और बिना ब्राइब के काम करेंगे ही नहीं। गॉट इट? डिले इन डिसीजन मेकिंग, फॉलो अप एक्शन बहुत डिलेड होता था, अच्छा ठीक है हो जाएगा, अच्छा ठीक है हो जाएगा, इससे काफी ज्यादा डिले होता था, और
क्या होता था बच्चों, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती थी। सर ऐसा कैसे? भाई आपको फैक्ट्री लगानी है, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैंने बोला मैं 20 लाख में बिल्डिंग तैयार कर दूंगा, बट तब तैयार कर दूंगा जब रेगुलरली आप मेरे को पैसा देंगे, मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। आपको अप्रूवल मिला नहीं गवर्नमेंट बॉडी से, आपने बिल्डिंग बनवाने में 6 महीने की बजाय 2 साल लगा दिए, सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, स्टील का प्राइस बढ़ गया, आपकी फैक्ट्री की सेटअप कॉस्ट बढ़ गई। विल यू बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, कॉम्पीट द मार्केट एंड सेल गुड्स एट अ प्रॉपर प्राइस? नो। इस वजह से ग्रोथ ही नहीं हो पाई। Actual cost of completing the project turned out to be very 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 high as such। और अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो टैक्स पेयर का नुकसान होगा। अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए आजकल हमारे गडकरी अंकल छटपट काम कर दे रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, मेनी अ टाइम चिल्ड्रन, हमारे पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे और लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी की वजह से हम बोरो करते थे, और बोरो करते टाइम भी कंट्री के अंदर से बोरो करो तो थोड़ा ठीक है, कंट्री के बाहर से बोरो कर लिया तो 3 प्रॉब्लम। एक तो भाई प्रिंसिपल रीपे करना है, दूसरा उसका इंटरेस्ट पे करना है, और इन दोनों को पे करते टाइम, जब बोरो किया था डॉलर प्राइस 80 रुपए था, और जब वापस कर रहे हैं तो डॉलर प्राइस कितना है? 88। तो पहले तो 80 रुपए वापस करेंगे, 80 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो देना पड़ेगा, प्लस जो एक्सचेंज रेट बढ़ गया उसका नुकसान अलग होगा। और हमारे पास फॉरेन कंट्री से लोग इतने आते नहीं थे कि अपनी करेंसी लेके आए, तो हमें अपने इंपोर्ट्स को पे कराने के लिए उनके सामने हाथ फैलाने पड़ते थे भिखारी के लिए। समझ में आ गया? और उनसे जब आप पैसे मांगने जाओगे तो वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे और आपको फॉरेन करेंसी महंगे में देंगे, सस्ते में देंगे? महंगे में देंगे। पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? नेचुरल कॉन्स्टेंट्स क्या थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वर नॉट वेरी गुड। वाई? एक्सेसिव ऑफ रेनफॉल कहीं कहीं हो जाता था और कहीं पे ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए तो, बट मेजॉरिटी फार्मर्स ऑफ यूपी एमपी बिहार डिडंट हैड सो मच मनी कि उन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को वो अटेन कर पाए। गॉट इट? पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अनदर प्रॉब्लम। कमाने वाले हाथ कम और खाने वाले हाथ बहुत ज्यादा, तो लोगों की मैक्सिमम कमाई अपनी फैमिली की कंजम्पशन पे ही खत्म हो जाती थी। दे वर एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट लीस्ट अमाउंट। जब लोग सेव नहीं करेंगे, पैसा बैंक्स में जाएगा नहीं, विल द इंडस्ट्रियलिस्ट बी गेटिंग मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस? द आंसर इज नो। जब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में पैसा, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं क्रिएट होगा, तो पुअर कंट्री विल रिमेन ऑलवेज पुअर। दैट्स वाई मोदी जी 2-4 देश, 10 देश, 50 देश साल भर घूमते रहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, हमें फॉरेन करेंसी का कभी भी प्रॉब्लम ना हो, और कभी भी हमारे पास शॉर्टेज ना हो कि भाई इंपोर्ट तो हो गया, अब पे कहां से किया जाए। तो पे करने के लिए इसीलिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। एज मोर एंड मोर पीपल ट्रैवल इन इंडिया, विल दे बी कमिंग बेयर हैंडेड फ्रॉम देयर पेरेंट कंट्री? नो, दे विल बी ब्रिंगिंग देयर फॉरेन करेंसी, and that foreign currency would be used in India for the purpose of paying imports as such। समझ में आ गया? अभी कुंभ मेला होने वाला है 2025 में, 31,000 करोड़ रुपीज का बजट है चिल्ड्रन, 31,000 करोड़। प्रयागराज सिटी इन एंड अराउंड, जो अब आएगा कुंभ मेले में सोचेगा मैं थोड़ा अयोध्या भी घूम लूं। अब अयोध्या तक आया हूं, लखनऊ बगल में है, तो चलो लुलु मॉल भी चले ही चलते हैं थोड़ा बहुत, चलो वाराणसी भी घूम लेते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इन सब चीजों से। गॉट इट? जैसे मान लीजिए आप मुंबई गए, चलो भाई गोवा भी घूम लेते हैं, बेंगलुरु गए तो चलो मैसूर और ऊटी भी बगल में निपटा देते हैं। तो व्हाट हैपेंस? ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज लाइक दिस। समझ में आ गए बच्चों फैक्टर्स जो परेशान किया करते थे? तो इन्हीं सारी परेशानी को देखते हुए क्या बनाया गया? नीति आयोग। तो एनडीए, सर एनडीए सीडीएस ये तो मिलिट्री वाला होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आई रिपीट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये ढेर सारी पार्टीज का अलायंस है, कोलेशन गवर्नमेंट, जिसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ये पंजाब का है, ये दो सबसे ज्यादा नंबर में है चिल्ड्रन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में, अब ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है बट खैर कोई बात नहीं, आपके घर में कुछ अच्छा हुआ तो नाम आप ही का होगा, पापा ने तो बनवाया था, डेकोरेट तो हमने करवाया। 2015 ठीक है, बट रियलिटी में ये 2014 के पहले से अब एक दिन थोड़ा बन जाएगा। 31 दिसंबर को हमने अपनी न्यू ईयर ईव पार्टी की, अगले दिन आग खुली, अब आज से नीति आयोग चलेगा, ऐसे थोड़ा होता है, बन तो पहले से रहा होगा। तो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में इसकी नींव रख दी गई थी।
गॉट इट क्लियर? जो हमारा आखिरी प्लान था उस प्लान में बात लिखी नहीं गई, बट उस प्लान का ये भी प्लान था, ये प्लान खत्म करना है अब ये प्लान नहीं चलेंगे, दिस वाज आल्सो द प्लान। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देयर आफ्टर वी हैव अ वाइस चेयरमैन एंड वी हैव अ सीईओ। तो यहाँ पे कौन है प्राइम मिनिस्टर? सबको पता है, चेयरमैन और सीईओ का नाम याद कर लीजिएगा। हाँ, सो 1 जुलाई 2022 को 3 फुल टाइम मेंबर्स हो गए, वीके सारस्वत, डॉक्टर वीके पॉल एंड प्रोफेसर रमेश चंद। पढ़े लिखे लोगों को इसे लेके आया गया है क्योंकि नेता तो अनपढ़ होते हैं मैक्सिमम, 8th पास, व्हाट इट क्लियर, वो क्या प्लानिंग करेंगे देश के लिए? इसीलिए सुपरफिशियल प्लान्स बना दिए गए जो कभी अचीव करने लायक ही ना हो। 4 यूनियन मिनिस्टर्स, क्या होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स आपको पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन मिनिस्टर्स बेसिकली। एक्स ऑफिशियो वर्ड का क्या मतलब होता है? 4 यूनियन मिनिस्टर है ना, मान लीजिए एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, एक का नाम जेड है, एक का नाम डब्ल्यू है। 5 साल बाद ये चेंज हो जाएंगे जब सरकार दूसरी आएगी, या इसी सरकार में तो सो कॉल्ड हो सकता है एबीसीडी आ जाए, फिर 5 साल बाद एमएनओपी आ जाए। तो एक्स ऑफिशियो मतलब पोस्ट को मेंबर बनाया गया है, इंसान को नहीं। उस पोस्ट पे जो भी रहेगा वो मेंबर होगा, समझ में आ गया? तो एक्स ऑफिशियो मतलब द ऑफिशियल पर्सन ऑन दैट पोस्ट विल बी फिजिकली द मेंबर। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है सीईओ और वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करना। देन दे हैव अ गवर्निंग बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, और यूनियन टेरिटरीज में बच्चों चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते, कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जैसे अपने जम्मू एंड कश्मीर और वो है ना मनोज सिन्हा, वैसे ही। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि भाई व्हेन देयर आर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट, तो हर स्टेट की क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो नीति आयोग के सामने रख सकते हैं। हाँ, तो आपके कहने का मतलब वहां पे केजरीवाल जी को चीफ मिनिस्टर क्यों बुलाया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं बुलाया था? हाँ ऐसा है, क्योंकि न्यू दिल्ली में जो पुलिस है चिल्ड्रन, वो सेंट्रल के हाथ में है, वो स्टेट के हाथ में नहीं है। व्हाट इट क्लियर? अगर हम केजरीवाल जी को वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दें तो पुलिस भी उनके हाथ में जाएगी, फिर वो कंप्लीटली गवर्न्ड बाय प्रेसिडेंट होगा। तो दिल्ली, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट वगैरह वगैरह। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है भाई? लेजिस्लेचर दादाजी हो गए, नियम बना दिया, एग्जीक्यूटिव मम्मी हो गई, मम्मी का काम है कि घर में रूल्स फॉलो हो। तो जहां पे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर होती है वहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्रेसिडेंट के गाइडेंस में चलता है, और वहां पे हेड जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। बट दिल्ली के केस में ऐसा नहीं है, लेजिस्लेचर को अलग रखा गया और एग्जीक्यूटिव को अलग रखा गया है। हाँ, गोवा में भी यही है, इसीलिए तो जिन स्टेट्स में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को एक रखा गया यूनियन टेरिटरी बना के, वहां पे आपको चीफ मिनिस्टर नजर आएंगे। बट जहां पे लेजिस्लेचर और सॉरी, हाँ जहां अलग अलग रखा गया वहां चीफ मिनिस्टर्स नजर आएंगे। जहां पे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के गाइडेंस में चलता है उसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, और वो यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर के थ्रू हेडेड नहीं होती है, इट इज हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, अंडमान निकोबार हो गया, देन लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड, दमन दीव हो गया, फिर अपना जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये प्रेसिडेंशियल गाइडेंस के अंडर में चलते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही पर्सन, एक ही अथॉरिटी के अंडर में रहता है, तो इसलिए यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं होता, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। बट जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो गया वहां पे फिर चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। वो यूनियन टेरिटरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, समझ में आ गया? जैसे दिल्ली इज अ यूटी, गोवा इज अ यूटी, बट यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, समझ में आ गया? बट जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जब आर्टिकल 370 हटा तो वो अभी भी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ही है, इसलिए वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ओके, हाँ दमन दीव में भी ऐसा ही है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से किन मायनों में फर्क है? लेट्स सी चिल्ड्रन। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का काम था इंप्लीमेंट करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना। नीति आयोग इन दोनों में से कोई काम नहीं करता है। नीति आयोग को फाइनेंशियल रिसोर्स टू स्टेट एलोकेट करने का कोई राइट है ही नहीं। नीति बनानी है इनको, स्ट्रैटेजी बनानी है बेसिकली, और स्ट्रैटेजी वर्ड जहां पे आ गया तो मतलब वहां पे आपको प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखने हैं। एनुअल रिसोर्स एक्सरसाइज खत्म, जो बजट एलोकेशन की होती थी, जीएसटी लग गया, जो स्टेट वाला पार्ट होगा वो आपकी जेब में रहेगा, सेंट्रल वाला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अनुराग ठाकुर जी जिसके कैबिनेट मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जी जिसकी फाइनेंस मिनिस्टर है,
तो वो एलोकेट करेंगे किस स्टेट को कितनी जरूरत है, और स्टेट अपनी डिमांड, जब मीटिंग होगी गवर्निंग काउंसिल की, नीति आयोग की, वहां पे अपनी डिमांड क्रिएट करेंगे, व्हाई वी नीड मनी, हाउ मच मनी डू वी नीड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा स्टेट ठीक बोल रहा है, बकवास नहीं कर रहा, तो उनको पैसा दे दिया जाएगा। ओके, तो नीति आयोग के 3 मेन फंक्शन है चिल्ड्रन। इट असिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्व्स एज गवर्नमेंट्स थिंक टैंक, and plays important role in promoting economic federalism in the country। इसीलिए चीफ मिनिस्टर्स को मेंबर रखा गया है। तो आई वांट कि आप ये 3 पॉइंट्स जरूर अपनी कॉपी में लिख लें। ASP, समझ में आ गया? ASP, क्विकली चिल्ड्रन। सो बाकी ये सब तो टाइम पास है। पैराग्राफ रोल ऑफ नीति आयोग में आते हैं, पहले ही बता दिया मैंने आपको। पॉलिसी थिंक टैंक चिल्ड्रन, that is so called S, monitors and evaluates the implementation, भाई एग्जीक्यूशन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। इकोनॉमिक फेडरलिज्म, कि भाई स्टेट की भी तरक्की हो एज वेल एज सेंटर की भी। तो ये 3 फंक्शन सेम है चिल्ड्रन। गेटिंग डाउन टू द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बच्चों हेडिंग नहीं लिखी हुई है, तो बड़ा पका हुआ है इसको पढ़ना, तो इसलिए मैं आपको हेडिंग लिखवा देता हूँ। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? ओनली 8। चलिए इनकी हेडिंग लिख दीजिए चिल्ड्रन। द फर्स्ट हेडिंग, विजन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, देश तरक्की करे। स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों देखेंगे। टेक्निकल एडवाइस, कोई लीगल प्रॉब्लम फंसती है तो अच्छे पढ़े लिखे एडवोकेट्स को हायर किया जाएगा कि हम बेवकूफ ना बन पाए। टाइम टू टाइम दे विल मॉनिटर एंड इवेलुएट, जहां पे ज्यादा पैसे की जरूरत है वहां पे और पैसा देंगे, जहां पे लग रहा है कि पैसे की जरूरत कम है बजट कैंसिल भी हो जाता है चिल्ड्रन। और जब से ये होने लग गया तब से सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। आई रिपीट, स्टेट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो आप बोल सकते हैं थोड़ा सेमी हिटलर टाइप बन गया। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, की स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, अब हम बोल सकते हैं बट लिखित में नहीं है कहीं पे। गॉट इट क्लियर? देन इम्पार्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट। एक जो सबसे अच्छी चीज मेरे को नजर आती है पर्सनली, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में नेताओं के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंस पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता है। टीचर्स आर देयर, प्रोफेसर्स आर देयर, एडवोकेट्स आर देयर, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन आर देयर, जिन सबका प्लानिंग कमीशन में काम बहुत नेग्लिजिबल था। 6 पॉइंट लिख लिया चलन? बस बस बस। इंटरसेक्टोरल, एंड 8 पॉइंट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स, इन सबको लिख लीजिए बच्चों। चलिए, so with this our chapter called planning and development comes to an end। okay, चलिए, तो कौन सी गवर्नमेंट ना फॉलो करे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता ना फॉलो करे, पैसा नहीं मिलेगा उनको। और स्टेट बेसिकली गलत क्यों करेगा? स्टेट गलत क्यों करेगा? उसको भी तो चाहिए ना कि भाई मेरे को अगले साल गवर्नमेंट मेरी मान लो 5 साल हो गए, अब मेरे को 5 साल बाद फिर आना है, तो हम अच्छा ही करेंगे ना। गॉट इट क्लियर? पहले तो पार्टिसिपेशन ही नहीं था, अब कम से कम पार्टिसिपेशन होने लग गया है। ओके चलो, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।